नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 110 यानी वैश्विक राजनीति की। इसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 1 का पार्ट 1 पढ़ लिया। वैश्वीकरण की समझ में हमने पार्ट 1 में जो है पढ़ा था वैश्वीकरण के प्रकार के बारे में। यह वीडियो उसी का पार्ट 2 है। इसमें हम शुरू करेंगे डिजिटल वैश्वीकरण से। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर फोन करके अपना हैंड रिटन असाइनमेंट या पीडीएफ असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं। अगर आपको जूम क्लास ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप जो है वो दिए गए नंबर पर फोन करके जूम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ईयर का जूम क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। बीपीएससी 105 की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर चाहिए या नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर फोन करके हमसे वो परचेज कर सकते हैं। अब आइए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, डिजिटल वैश्वीकरण। दोस्तों, ये डिजिटल वैश्वीकरण क्या है? डिजिटल वैश्वीकरण को समझने से पहले आइए हम डिजिटल इंडिया को समझते हैं। मोदी जी आए 2014 में चुनाव जीतकर, उन्होंने एक नारा दिया डिजिटल इंडिया। फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया, अचानक से भी सामने आ गए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एक सब्जी वाला भी जो है 10 रुपए का सामान भी बेचता है तो उनके पास क्या है, एक QR कोड रखा हुआ है। पूरा दुनिया हतप्रभ है, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? मेरे पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है, मैं फोन से पैसे दे रहा हूं, ये हो सकता है क्या? उसके अकाउंट में पैसे जा रहा है। इज दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल ओनली इन इंडिया। हमारे यहाँ पॉसिबल है। हमने एक नया कीर्तिमान रचा, हमने एक नया इतिहास बनाया, हमने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। आज तक ये चीज तो है जो है वो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। अमेरिका नहीं कर पाया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस, चीन नहीं कर पाया, वो हमने करके दिखाया। कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे उस टाइम के, ठीक है, पी चिदम्बरम, वो संसद में हंसे थे कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? सब्जी वाला मतलब एक QR रखेगा। अरे संभव हो गया, करके दिखा दिया। मैं गया था केदारनाथ, ठीक है, उसमें जो है हर जगह मुझे कैश निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा। पहाड़ों में भी लोग QR कोड लेकर बैठे हुए हैं। एक गन्ना बेचने वाला, एक खीरा बेचने वाला, मैगी बेचने वाला, मोमोज बेचने वाला, ठीक है, ठेला में अपना QR लगा के बैठा हुआ है। यार इस बार तो मैं घोड़े से गया था, नहीं जाना चाहिए था, वहां भी मैंने जो है ऑनलाइन जो है पे किया, ट्रांजैक्शन दिया। तो ये ही तो है डिजिटल वैश्वीकरण। हर काम क्या कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं। अभी मुझे कोई कोचिंग क्लासेस करनी है, आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, आप जूम क्लास जो कर रहे हैं रोज का रोज, ठीक है, मैं लिंक भेजता हूं, आप जूम क्लास ज्वाइन करते हैं, आप जूम पर पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये डिजिटल ही तो है। एक फोन से हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। अभी आप जो वीडियो सुन रहे हैं ये भी क्या है, ये भी डिजिटल वैश्वीकरण ही है। आप जो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, आप मुझे असाइनमेंट के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, सर मुझे असाइनमेंट चाहिए, सर मुझे नोट्स चाहिए, मुझे जूम क्लास ज्वाइन करनी है। तो व्हाट्सएप क्या है? पूरा विश्व व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है। फेसबुक क्या है? फेसबुक पे सभी लोग हैं, पूरे विश्व के लोग हैं, अमेरिका के, यहाँ के, वहां के, हर जगह के लोग। इंस्टाग्राम पे हर जगह के लोग हैं। तो इसे कहते हैं डिजिटल वैश्वीकरण। हम लोग घर बैठे कुछ भी सामान ऑर्डर कर रहे हैं, खाने का, पीने का। अरे जोमेटो है भाई, चिकन मंगवा लो, अरे भाई ये है बिरयानी मंगवा लो, घर बैठे फोन से। घर में फोन से बैठ के हम लोग कार बुक कर रहे हैं, कार घर के गेट पे आ रही है। रैपिडो, बाइक, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, अजियो, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या है? यही तो है डिजिटल वैश्वीकरण। पूरा विश्व को जोड़ दिया। चलिए अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण के सिद्धांत। देखिए, वैश्वीकरण के 3 सिद्धांत हैं। पहला है अति वैश्विकतावादी, उसके बाद है संशयवादी और आखिर में है परिवर्तनवादी। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। अति वैश्विकतावादी क्या है समझते हैं। देखिए, अति वैश्विकतावादी ये वैश्वीकरण के सिद्धांत का पहला सिद्धांत है और यह सिद्धांत ये कहता है कि ये जो हम इतना पूंजी की गतिशीलता बढ़ गई है, डिजिटल में हम लोग इतना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अमेरिका में बैठा किसी व्यक्ति को हम पैसे भेज रहे हैं, पेपल,
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है ऑनलाइन तो उसके लिए एक ऐप आता है, वेबसाइट है पेपल। पेपल में हम लोग क्या करते हैं, अमेरिका में किसी बैठे व्यक्ति को हम लोग पैसे जो है देते हैं, या कई बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, चीन में, रूस में, कोई हमारे पड़ोसी कंट्री में, भूटान, नेपाल में बैठा हुआ है तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं पेपल अकाउंट से। यानी डिजिटली जो है पूंजी का आदान प्रदान काफी क्या हो गया, बढ़ गया है। इससे फायदा ये हुआ है ना, इससे फायदा ये हुआ है कि आपको मतलब झोला भर के या बैग भर के नोट यहां से वहां लेके जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अति वैश्विकतावादी। और जो इसके समर्थकों में सबसे बड़े समर्थक थे फ्रांसीसी फुकुयामा, थॉमस फ्रीडमैन, ठीक है, और केनेची ओहमाए। चलिए, तो ये हो गया अति वैश्विकतावादी। अब आगे पढ़ेंगे संशयवादी। देखिए संशयवादी, संशयवादी का मतलब होता है संशयवादी यानी जिसको डाउट है, जिसको संदेह है। तो संशयवादी जो था, तो जो संशयवादी लोग थे, तो इन लोगों का मानना था कि वैश्वीकरण कुछ है नहीं है, ये बेकार की चीजें हैं, बस लोग बढ़ा चढ़ाकर इसको जो है वो क्या किया जा रहा है, इसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, इसको जो है इसका प्रचार किया जा रहा है, बल्कि ये कुछ है नहीं। ठीक है, बस हवाई बातें हैं वैश्वीकरण। अगर बात करें संशयवादियों की, तो इनमें प्रमुख समर्थक कौन थे, पॉल हर्सट और ग्राहम थॉमसन। ठीक है, अब आपका आखिर में है परिवर्तनवादी। तो जो परिवर्तनवादी हैं, तो परिवर्तनवादियों का मानना क्या है, परिवर्तनवादी जो है वो अति वैश्विकतावादी और संशयवादी के बीच बीच के जो लोग हैं, जो ये मानते भी हैं कि हाँ वैश्वीकरण तो भाई हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, हो रहा है, लेकिन वे ये भी मानते हैं कि हाँ हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। कुछ लोग नहीं होते, कुछ लोग होते हैं कि पूरा समर्थक, ठीक है, विराट कोहली, मतलब विराट कोहली का फैन है हम, एक रन भी मार दे तब भी विराट कोहली का कुछ ना बोले, विराट कोहली जीरो पे भी आउट हो जाए तब भी कुछ ना बोले, डाई हार्ड फैन है उनका। एक होता है कि उनका फैन ही नहीं, यार कोहलिया यार खेलता ही नहीं है यार, अपने मतलब के लिए खेलता है, शतक मारने के लिए खेलता है। और एक होता है बीच का, हाँ अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, खेल लेता है, बढ़िया है, एवरेज प्लेयर है, ऐसे। तो ये जो परिवर्तनवादी है ना, मैंने एग्जांपल दिया, जो परिवर्तनवादी है वो ये है कि हाँ वैश्वीकरण तो है, हो रहा है, लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब है लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं परिवर्तनवादी। आई बात समझ में? चलिए, तो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण एवं संप्रभुता की। देखिए, जो वैश्वीकरण और संप्रभुता है ना, ये आपको मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ना दोस्त, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, वैश्वीकरण तो आपने समझ लिया, जब भी मान लीजिए कि भारत है, भारत अपना सामान किसी दूसरे देश को बेच रहा है, या भारत जो है, भारत की सेना मालदीव पर है, आपको पता है मालदीव में जितना बवाल हुआ, भारत और मालदीव के बीच जितना बवाल हुआ, वो किस लिए हुआ, वो इसलिए हुआ कि भारत ने जो है कुछ सैन्य सामान भेजे थे मालदीव, उनको फ्री में दिया था, और साथ में अपने कुछ आर्मी के जवान, जो 70-80 आर्मी के जवान हैं, उनको भी वहां पर भेजा गया था मालदीव में। तो उन लोगों का कहना था कि जो है भारत अपने सेना को यहां से हटाए। तो अगर हम किसी दूसरे देश में अपने सेना को भेज रहे हैं, या अपना सामान भेज रहे हैं, या खेलकूद कुछ भी भेज रहे हैं, तो वही वैश्वीकरण कहलाता है, वही वैश्वीकरण कहलाता है। मैंने सैन्य वैश्वीकरण के बारे में भी आपको पढ़ाया है, यह आपका पार्ट 1 में, तो वो सैन्य वैश्वीकरण था। अब देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले समझिए संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है अपने क्षेत्रों की रक्षा करना, यानी हम लोग भारत के लोग भारत को एक संप्रभु राष्ट्र, हम लोग जो प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान की, तो उसमें क्या भारत को हम लोग एक संप्रभु राष्ट्र मानते हैं। संप्रभु का मतलब होता है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, अपनी सीमा को मान्यता देना। हम लोग मानते हैं, भले ही पाकिस्तान और ये चीन कितना ही जम्मू कश्मीर को, पीओके को भारत से काट के दिखाए, हम लोग जब भारत का मानचित्र बनाते हैं तो उसमें पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम लोग संप्रभु राष्ट्र हैं, और हम ये मानते हैं कि पीओके भी किसका है, वो जम्मू कश्मीर का और भारत का एक अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। आई बात समझ में? उसे गलत तरीके से कब जाया गया था, इतिहास में जाएं तो इसमें नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती थी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो हो गया संप्रभुता की परिभाषा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, चीन। ठीक है, चीन क्या किया, वैश्वीकरण का तो फॉलो नहीं किया, लेकिन दूसरे देशों को जो है गरीब कमजोर देश थे, उनको लोन देना शुरू किया।
ठीक है, कि तुम मुझसे लोन लो। और लोन देकर उनको इतना लोन दे, उनको तो चीन को तो पता है कि पाकिस्तान जैसा देश या मालदीव जैसा देश, ठीक है, उन्हें लोन वापस नहीं कर पाएगा। श्रीलंका जैसा देश उन्हें लोन के पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं कर पाएंगे। फिर भी उन्होंने दिया, क्यों? जब वो लोन नहीं दे पाएगा तो चीन पाकिस्तान से कहेगा तब एक काम करो, तुम अपना एयरबेस मुझे दो, तुम अपना एयरपोर्ट मुझे दो, तुम अपना बंदरगाह मुझे गिरवी रख दो, क्योंकि तुम तो पैसे दे नहीं सकते हो। तो तुम एक काम करो, 100 साल के लिए अपना एयरपोर्ट या बंदरगाह जो है वो मुझे गिरवी रख दो। और चीन ने क्या किया? पाकिस्तान पर अपने सेना को भेज दिया। चीन ने क्या किया? पाकिस्तान में अपनी सेना को भेज दिया। तो इसे ही कहते हैं वैश्वीकरण और संप्रभुता का मिल जाना। वैश्वीकरण की आड़ में एक देश का क्या संप्रभुता खतरे में आ गया, पाकिस्तान पर चीन का सेना आ गया। तो क्या हुआ? अगर भारत पे किसी दूसरे देश का सेना आ जाए तो भारत के संप्रभुता को खतरा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। हो सकता है कि कल वो देश हम पे अटैक कर दे। अब चाइना का सेना जो है पाकिस्तान में घुसा हुआ है, तो क्या यह संभव नहीं हो सकता कि वो सेना जो है पाकिस्तान में हमला कर दे, पाकिस्तान के राजनेताओं को गोली मार दे और पूरे पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर ले? तो यही है वैश्वीकरण और संप्रभुता। श्रीलंका में क्या हुआ? चीन ने श्रीलंका को इतना लोन दिया कि वो लोन चुका नहीं पाया। बदले में हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो था, उसने क्या किया? श्रीलंका ने वो एयरपोर्ट चीन को 100 साल के लिए दे दिया लीज पर, कि ये जो एयरपोर्ट है इस पर आपका अधिकार है, इसमें जितना पैसा आएगा वो आपका। पैसे दे नहीं पाए तो क्या करेगा? वही करेगा ना। तो यह है वैश्वीकरण और संप्रभुता, और उम्मीद है यह वैश्वीकरण और संप्रभुता आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जब भी वैश्वीकरण के कारण पाकिस्तान ने क्या सोचा, चीन ने श्रीलंका ने क्या सोचा कि चीन हमें इन्वेस्ट कर रहा है, चीन हमें पैसे दे रहा है, यानी वैश्वीकरण में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं। लेकिन वैश्वीकरण के कारण, चीन से व्यापार करने के कारण, उससे दोस्ती करने के कारण इन्हीं देशों का क्या हुआ? बंटाधार हो गया, बुरा हाल हो गया। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, श्रीलंका में सरकार का कोई अता पता नहीं है, श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। अब मालदीव भी चीन की बातों में आकर चीन से लोन लेकर भारत से दुश्मनी कर लिया, जबकि हम लोगों ने मालदीव का हमेशा हेल्प किया है, पैसे से, मेडिसिन से, हेल्थ से, शिक्षा से। वहाँ सड़कें बनवाई, वहाँ रोड बनवाए, वहाँ स्कूल बनवाए, वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने संप्रभुता को खतरे में डाल दिया, अपने देश की संप्रभुता को क्या किया? खतरे में डाल दिया। आने वाले टाइम पे अगर पाकिस्तान पैसे नहीं चुका पाया चीन को, तो वो क्या बोलेगा? वही बोलेगा कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे अंडर में जो पीओके है वो मुझे दे दो, तुम्हारे अंडर में जो है ये इतना सीमा, जो देश का सीमा है ये मुझे दे दो, कुछ जमीन मुझे दे दो, कुछ जमीन मैं आपसे खरीद लेता हूं, मतलब ले लेता हूं, कुछ और पैसे ले लो। तो यही होगा, यानी पाकिस्तान का संप्रभुता खतरे में आ गया। किस लिए? वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया है, और ये वैश्वीकरण संप्रभुता का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे आलोचना की बात करेंगे, तो आलोचना को आप खुद पढ़ लीजिएगा, आलोचना में कुछ है नहीं, ठीक है। और सारांश भी जो है इस बुक का सारांश है, इस चैप्टर का सारांश है। तो इसी के साथ जो है आपका ये यूनिट होता है खत्म। यूनिट 1 जो है हमने काफी अच्छे से सुगमता के साथ पढ़ लिया। अब आगे हम बात करेंगे यूनिट 2 की, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। असाइनमेंट चाहिए, नोट्स चाहिए या जूम क्लास ज्वाइन करना हो, दिए गए नंबर पर फोन करके ज्वाइन कर सकते हैं।